नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव। प्रतुल सहदेव जी, आपका स्वागत है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि प्रथम चरण के चुनाव 3 खत्म हो चुके हैं। अब 2 दिन बाद दूसरे चरण का चुनाव झारखंड में होने वाला है, जिसमें कि रांची, खूंटी, हजारीबाग और कोडरमा है। प्रतुल, ये बताइए आप कि ये झारखंड की राजनीति के बारे में खास करके यूपी ये कह रही है कि धर्म, जाति और संप्रदाय लेकर के सीधे सीधे भाजपा जो है समाज को तोड़ रही है। देखिए, तुष्टीकरण की नीति हम लोगों ने कभी नहीं अपनाई। कांग्रेस ने लंबे समय तक, लगभग 50 वर्षों तक देश के अल्पसंख्यकों को डरा कर रखा, तुष्टीकरण की बात कही, उनको वोट बैंक के रूप में यूज़ किया, उनका विकास कभी नहीं चाहा। अगर आप आज भी देखेंगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को, तो देखेंगे, पाएंगे कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो कांग्रेस के शासनकाल में बहुत पीछे चला गया। तो तुष्टीकरण की बात ये करते हैं, धर्म को इन्होंने यूज़ किया। अब जामा मस्जिद के शाही इमाम जब इनके लिए फतवे जारी करते थे तो बड़ी धर्मनिरपेक्षता की बात हो जाती थी। तो इनके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हमारी सरकार जब का सबका साथ सबका विकास को फॉर्मूले को लेकर चलती है, हम किसी की तुष्टीकरण नहीं करते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। यही मूलभूत अंतर है हम में और कांग्रेस में। नहीं, लेकिन फिर अभी तो एक हाल का मामला आया है खूंटी को लेकर के, जो चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा है वो आपने लिखा है, नए तरह की मांग आपने की है, नई तरह की चीज़ सामने दिखाई दे रही है। देखिए, खूंटी में एक लंबे अरसे से बड़ी गलत परंपरा चलती थी। एक विशेष धर्म के धार्मिक स्थल से वहाँ फतवे जारी किए जाते थे एक अमुक राष्ट्रीय दल या किसी क्षेत्रीय पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए। हम लोगों ने कोलेबिरा चुनाव के समय भी चुनाव आयोग से ये मांग की थी कि ऐसी चीज़ें ना हो, धर्म गुरु किसी दल विशेष के एजेंट के रूप में कार्य ना करें। ये चुनाव आयोग को सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया था। चुनाव की तारीखें घोषित होने के तुरंत बाद हम लोग इलेक्शन कमीशन भी गए थे और हमने कहा था कि जो मैसिव स्केल पे फॉरेन फंडिंग होती है एनजीओज़ की, उसका ये किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी जांच हो। क्योंकि हमें खबरें आ रही थी, हमें सूचनाएं मिल रही थी कि इनका राजनीतिक उद्देश्य के लिए खर्च हो रहा है, जबकि ये सामाजिक कार्यों के लिए ये फंड आया जाता है। इसके बाद हमने चुनाव आयोग को 3-4 दिन पहले भी कहा था कि पिछले संडे में एक विशेष धर्म के धर्म स्थलों से इस तरह की घोषणाएं की गई, इस तरह का फतवा जारी किया गया कि एक अमुक दल के उम्मीदवार को वोट देना है। तो हमने चुनाव आयोग को यही कहा कि इस बार भी हमें पुख्ता सूचनाएं मिली कि इस बार भी आने वाले रविवार के दिन खूंटी में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां से इस तरह की घोषणाएं होने वाली हैं। रविवार की प्रार्थना, खूंटी लोकसभा प्रार्थना क्षेत्र की बात कर रहे हैं या पूरे खूंटी लोकसभा क्षेत्र की? खूंटी लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है और बहुत सारे वहाँ पे ऐसी संस्थाएं सक्रिय हैं जो कहीं ना कहीं देश विरोधी शक्तियों के हाथ में खेल रही हैं। तो हमने चुनाव आयोग से जो मांग की वो सच में एक बहुत बड़ी मांग है। हमने कहा कि इन धार्मिक स्थलों के परिसर के बाहर, परिसर के अंदर नहीं, परिसर के बाहर स्पेशल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हो, कैमरामैन की नियुक्ति हो, ताकि ये अगर प्रार्थना के बाद किसी तरह का राजनीतिक फतवा जारी करते हैं तो उसकी तुरंत रिकॉर्डिंग हो सके, उसका सबूत आ सके, उस पर कार्रवाई हो। तो हम लोगों ने ये डिमांड की है ताकि राजनीति में धार्मिक स्थलों का और धर्म का उपयोग ना हो सके। नहीं, आप जो दावा कर रहे हैं कि इन स्थल पर खूंटी लोकसभा में क्षेत्र में इस तरह की चर्चा है कि विदेशी फंड आते हैं और जो समाज सेवा में काम करने चाहिए नहीं हो रहे हैं, तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो क्या ये सिर्फ अभी ताज़ा ये मामला आ रहा है? इस पर तो नकेल कभी भी उस समय भी कसा जा सकता है। देखिए, इन विदेशी फंडिंग पे नकेल कसने की कवायद काफ़ी पहले से शुरू हो गई। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे लगता है 3 दर्जन के करीब ऐसी एक धर्म विशेष की संस्थाएं थीं जिनके ऊपर ये साफ आया था कि इनको जो फॉरेन फंडिंग मिली है उसके जो मापदंड तय हैं उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। जिस उद्देश्य के लिए फंड आया उसके उद्देश्य की उन्होंने पूर्ति नहीं की है। तो जो उचित कार्रवाई हो रही है वो होती है। हमारी सरकार किसी को बदले की कार्रवाई से कभी कानून लेने की कार्रवाई नहीं करती, लेकिन गलत करने वालों को छोड़ती भी नहीं। तो कानून अपना कार्य कर रहा है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन हमने कहा ना कि पहली बार हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि संविधान में जो धर्म के दुरुपयोग नहीं करने की बात है वोट के लिए, और जो चुनाव आयोग के स्थापित मापदंड है कि किसी तरीके से धर्म का उपयोग नहीं करना है,
वो हमने सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की बड़ी मांग की है खूंटी में। तो क्या रेस्पॉन्स की क्या उम्मीद कर रहे हैं चुनाव आयोग के देखिए, उत्तर जो आया या आने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे अब हैं? चुनाव आयोग के संज्ञान में हम लोगों ने बातें लाई हैं। चुनाव एक स्वतंत्र संस्था है, काफ़ी असीमित अधिकार हैं उसके पास चुनाव के दौरान, और हमें पूरी अपेक्षा है कि जो संविधान के उच्च मापदंड है कि राजनीति में धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए वोट के लिए, और चुनाव आयोग के अपने गाइडलाइंस हैं कि धर्म के नाम पे कोई वोट मांगता है तो वो गलत है। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग अवश्य इस मुद्दे पे संज्ञान लेगा, और रविवार को जो प्रार्थना सभा के बाद जो फतवे जारी होते थे उनमें चेक लगेगी। नहीं, जैसे खूंटी लोकसभा क्षेत्र पर ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें खरसवा आता है, तमाड़ आता है, कोलेबिरा आता है, सिमडेगा आता है, तुरपा आता है और खूंटी आता है। 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो हजारीबाग में भी चुनाव है उसी दिन, रांची में भी उसी दिन है, कोडरमा में भी उसी दिन है। खूंटी पर क्यों बल दे रही है भारतीय जनता पार्टी? इस तरह की बात क्यों कर रही है? सिर्फ खूंटी की बात क्यों कर रही है, जबकि गिरजाघर तो 4 लोकसभा क्षेत्र में है? हमने किसी धर्मस्थल का नाम नहीं लिया, ये धर्मस्थल का नाम आप ले रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि खूंटी जो है पत्थलगड़ी आंदोलन को विकृत रूप से जिस तरीके से परिभाषित करके वहाँ आंदोलन को विकृत रूप दिया गया था और राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ उसमें शामिल हो गई थी। उसके बाद कोचांग में क्या हुआ, किस तरीके से बच्चियों के साथ घृणित घटना हुई, उसमें भी पत्थलगड़ी समर्थकों के नाम आए। तो खूंटी इन राष्ट्र विरोधी ताकतों का जो एकदम एक एक्सपेरिमेंटल बेड था, एक हॉट बेड आप कह सकते हैं, वो बन गया था। इनकी सारे एक्सपेरिमेंट्स की कार्यस्थली वो बन गई थी। तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो खूंटी एरिया ही है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ये जितने विधानसभा हैं, मैक्सिमम इस तरह के आह्वान उन्हीं एरियाज में हुए हैं। और रांची, हजारीबाग और कोडरमा के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं फिर दोबारा पूछूंगा आपसे। नहीं, इस तरह की चीज़ें सब जगह होती हैं जहां इस तरह की राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय होती हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि रांची के आसपास के जितने जगह हैं वहां पे लोगों की पैनी नजरें रहती हैं। लेकिन खूंटी जो है वो दुरू स्थल है। बहुत सारे वहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अभी भी जाना संभव नहीं है। तो उन क्षेत्रों में लोगों के गरीब होने का और कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर कुछ राष्ट्रवादी शक्तियां इस तरह का कार्य करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। लगातार इन लोगों का दावा है कि नक्सलियों के पांव उखड़ रहे हैं, नक्सली पीछे भाग रहे हैं। लेकिन बीते रात जो खरसवा में हुई घटना, उसको किस नज़र से देख रहे हैं? इसके अलावा हेमंत सोरेन को भी धमकी मिला है, बाबूलाल मरांडी को भी धमकी मिली है, जो पत्र के माध्यम से मिली है। तो इन नक्सलियों की उपस्थिति से झारखंड को इनकार तो नहीं किया जा सकता है, और चुनाव में कितना प्रभाव दबाव बना सकते हैं वो? देखिए, विपक्षी नेताओं की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार हमेशा से संवेदनशील है और सरकार ने उचित कदम भी उठाए हैं उन चिट्ठियों के लिए, और हम उनके स्तर पर गिरकर राजनीति नहीं करते। नहीं तो एक ही पैड से, एक ही वकील के लेटर हेड से अगर नक्सलियों की चिट्ठी आ रही है दोनों नेताओं को, तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करते, उनके स्तर पर गिरकर राजनीति नहीं करते। इसलिए हम मानते हैं कि जो भी कोई थ्रेट होगा उस पर उचित सरकार कार्रवाई करेगी और कर भी रही है। दूसरी बात, जहाँ तक कहते हैं नक्सलियों के बैकफुट में आने का, तो आप देखिए पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें सर्वाधिक संवेदनशील इलाके थे लोहरदगा का पेशरार तो एक समय नक्सलियों की राजधानी के रूप में जाना जाता था। उसी तरीके से सरजू का एरिया था लोहरदगा में, और लातेहार की सीमा से भी सटा सरजू का इलाका था। उसके अलावा पलामू और चतरा को नक्सलियों की एक समय सबसे बड़ी स्थली के रूप में जाना जाता था। इन तीनों लोकसभा क्षेत्र में एक सिंगल नक्सलियों की वारदात नहीं हुई। खरसवा में जो वारदात हुई वो सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए, महाराष्ट्र में लैंडमाइन ब्लास्ट हो गया, बहुत सारे हमारे 15 जवान शहीद हो गए। बिहार में भी इसी तरीके की घटना हुई। लेकिन झारखंड में पहले चरण के चुनाव में एक नक्सली वारदात उन 3 इलाकों में नहीं हुई जहां किसी समय दिन में भी जाने से लोग कतराते थे। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। खरसवा की जो घटना है ये एक सच में ये एक चिंताजनक बात है और इस पर सरकार कार्य कर रही है। लेकिन इसकी उपलब्धि को देखना चाहिए कि अब तक सिर्फ एक नक्सली घटना हुई है, बाकी हम लोगों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। तो क्या पुनः फिर मान रहे हैं आपकी नक्सली इधर कमज़ोर हुए हैं? नक्सलियों की कमर टूट गई है। नहीं तो आप खुद सोचें, लातेहार का मैं खुद रहने वाला हूँ, वहाँ आज भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ लोग नहीं जाते हैं। कई ऐसे घने जंगल हैं जहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं आती है। वैसे जगहों पर जब वारदातें नहीं हो रही हैं, पेशरार में जब सड़कें बन गई हैं, पेशरार में 70% वोटिंग हुई, वहाँ एक ही बूथ है,
70% वोटिंग हुई, जबकि 10-10 किलोमीटर दूर गांव है। तो आप यकीन मानिए ये लोकतंत्र की जीत है। और नक्सलियों की कमर टूट गई है। नक्सलियों का खौफ होता साहब तो ये लोग कभी वोट करने नहीं आते। एक बात बताइए, इतने प्रचार प्रसार के बावजूद अभी भी 3 चरण के चुनाव हुए, मात्र 60% ही वोट हो पाए, जबकि तमाम यूपीए एनडीए प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखते। तो मतदाता और कैसे जागरूक हो, ज़्यादा से ज़्यादा पोल हो, इसके लिए कुछ योजना भारतीय जनता पार्टी के पास बन रही है कि अगले जो 2 चरण 3 चरण चौथे चरण का जो चुनाव है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं का रुझान मतदान करने के लिए हो? देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये पूरे पॉलिटिकल क्लास को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बात को कहा, तमाम राजनीतिक पार्टियां। मैं भी आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि जब जितनी वोटिंग होगी ये लोकतंत्र की जीत होगी। भाई जीत हार का फैसला तो राजनीति में चलता रहता है, लेकिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलें ये सारे पॉलिटिकल पार्टी सुनिश्चित करते हैं। और चतरा, लोहरदगा और अगर हम पलामू की बात करें तो किन्हीं सीट पर 5% और चतरा पे तो 7% अधिक वोट हुआ है पिछले चुनाव की अगर हम तुलना करें, तो हम इसे एक जीत के रूप में मानते हैं। लेकिन आपने सही कहा, अभी लंबा सफ़र तय करना है। 80-85% जब तक पोलिंग नहीं पहुंचती है तब तक ये नहीं लगता कि पूरा देश जो है इस पर्व में हिस्सेदार हो रहा है। तो अभी कमी है। और एक बात बताएं कि क्या मतदान को कंपलसरी करने की बात सोच रही है? मान लीजिए अगली सरकार आपकी बन जा रही है केंद्र में, तो मतदान को कंपलसरी करना, जैसे लोकतंत्र में हम सब जीते हैं, तो मतदान को कंपलसरी करना कितना जायज़ होगा? देखिए, इस ओर सरकार का नज़र है? देखिए, इसके लिए आम राजनीतिक सहमति बनाने की आवश्यकता है। हेल्दी डिस्कशन शुरू करना चाहिए। छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों से लेकर बड़े राजनीतिक दलों सबों के बीच में आम सहमति बननी चाहिए, क्योंकि हम जैसे ही थोपेंगे फिर से ये आवाज़ आएगी कि ये ऑटोक्रेटिक फैसला है, भाजपा का अपने पक्ष में करा रही है। आम सहमति बने तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि वोटिंग को कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि 5 वर्षों में एक बार मौका मिलता है अपनी सरकार चुनने का, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हाँ, मतदान कंपलसरी होना चाहिए, यह कहना या सहमति भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी का है। आज बस इतना ही। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।